हेलो दोस्तों, मैं अमर हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान मंत्र पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट द्वारा कराया गया जनवरी 2021 का पेपर फर्स्ट का भाग बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि जो सीटेट में बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के जो क्वेश्चन आते हैं वो किस प्रकार आते हैं और उन्हें कैसे आसानी से सोल्व किया जा सकता है। आज जो इस वीडियो में हम मेथड अपनाएंगे वो हम अपनाएंगे एलिमिनेशन मेथड। जो बाल विकास के कुछ शब्द होते हैं वो धनात्मक होते हैं, कुछ ऋणात्मक होते हैं, यानी कुछ पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं, कुछ निगेटिव वर्ड्स होते हैं। तो जो पहले निगेटिव वर्ड्स होंगे उनके आधार पर जो क्वेश्चन के ऑप्शन होंगे उन्हें हम एलिमिनेट करेंगे। उसके बाद जो सही आंसर होगा उसे हम देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन क्या दर्शाता है? पहला है लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है, दूसरा लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है, तीसरा लैंगिक भेदभाव को कम करता है, या चौथा है लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। तो देखिए, रोहन का पिता रोहन से कह रहा है कि लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, यानी रोहन का पिता है वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जो लड़कियां होती हैं वो कमजोर होती हैं, परंतु रियल में ऐसा नहीं होता। लड़के और लड़कियां दोनों सेम होते हैं, लगभग इक्वल होते हैं। चोट लगने पर लड़का भी रो सकता है और लड़कियां भी रो सकती हैं। तो इसमें जो रोहन के पिता हैं उनकी जो मानसिक है वो रूढ़िवादिताओं को दर्शाती है। तो इसमें बढ़ावा देना नहीं, ये गलत है। रूढ़िवादिताओं को कम भी नहीं करता है। चुनौती तो देता नहीं है, चुनौती तब देता जब वो बोलता कि हाँ तुम भी लड़के और लड़कियां बराबर होते हैं, तब वो चुनौती देता। तो ये क्या करता है, दर्शाता है। तो इसलिए पहला ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, दूसरा विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए, तीसरा ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, या चौथा विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। देखिए, प्रगतिशील शिक्षा का जो उद्देश्य था वो ये था कि जो शिक्षा हो वो बाल केंद्रित हो, चाइल्ड सेंटर्ड शिक्षा होनी चाहिए। जो पूरे का पूरा फोकस हो वो बालक के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जो बालक बच्चा पढ़ना चाहता है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना हमेशा आपका निगेटिव में आता है, तो ये ऑप्शन आपका गलत होगा। और अटल पाठ्यक्रम का पालन करना भी आपका निगेटिव होगा, क्योंकि जो हमारी प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य है वो यह है कि बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। और अटल आप सबके लिए एक जैसे लगा दोगे तो ये बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य नहीं होगा, यानी प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य नहीं होगा। और प्रतिस्पर्धा भी कराना आपका निगेटिव में आता, तो ये भी गलत होगा। अगर आप बच्चे को ज्ञान के लिए प्रचुर मौके प्रदान कराएंगे और जो बच्चा चाहता है उसे अलग अलग उस प्रकार के मौके मिलेंगे, तो यही प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य है। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारों जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेब वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका यह योजना किस लिए कर रही है? बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित यानी निष्प्रेरित करेगी, दूसरा अधिगम के लिए पाठ या आधारभूत संरचना का काम करेगी, तीसरा है छात्रों में प्रत्याहार निकास प्रवृत्तियां पैदा करेगी, या चौथा अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होंगी। लेव वाइगोत्स्की, जिन्हें सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का जनक माना जाता है, लेव वाइगोत्स्की रूसी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने माना कि बच्चे का जो विकास होता है वो सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से होता है। जो भी बच्चा सीखता है अपनी संस्कृति अपने समाज से सीखता है। और जो बच्चा होता है वो दो तरह से सीखता है, एक तो वह स्वयं सीखता है और दूसरा बड़ों की सहायता से सीखता है। तो जब जो बच्चा किसी कार्य को खुद नहीं कर पाता वो बड़ों की सहायता से उस कार्य को आसानी से कर लेता है। तो जो सहायता यानी उनकी जो हेल्प करते हैं उसे पाड़, स्कैफोल्डिंग या आधारभूत संरचना कहते हैं। तो लेव वाइगोत्स्की का यहाँ दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि जो क्या, क्यों, कैसे जो क्वेश्चन होंगे वो उसके लिए अधिगम के लिए पाड़ का यानी आधारभूत संरचना प्रदान कर पाएंगे। बच्चा क्यों, क्या, क्यों, कैसे जो क्वेश्चन होंगे उनसे अधिक से अधिक सीखेगा।
तो इसलिए तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अर्थहीन हो नहीं होंगी, क्योंकि जो कोई भी शिक्षिका है जो कार्य करेगी वो बच्चों के हेल्प के लिए करेगी। निष्पेष करना भी आपका निगेटिव में होता है, अर्थहीन भी निगेटिव में होगा, और निकास प्रवृत्तियां पैदा करना भी निगेटिव में होगा। तो यहाँ दूसरा बिल्कुल सही है। जहां भी लैब गाइगोस्की का संबंध होगा वो सीधा सामाजिक संस्कृत सिद्धांत से, अधिगम के लिए पाठ स्कैफोल्डिंग से होगा। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4, बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार समाजीकरण का प्रथम कारक है। दूसरा ऑप्शन है विद्यालय समाजीकरण का प्राथमिक कारक है और समकक्षी समाजीकरण के द्वितीय कारक है। तीसरा है समकक्षी समाजीकरण के प्रथम प्राथमिक कारक है और परिवार समाजीकरण का द्वितीय कारक है। और चौथा है परिवार एवं जनसंचार दोनों समाजीकरण के द्वितीय सहायक हैं। तो जो बच्चे का विकास होता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसे सबसे पहले अपने माता पिता, अपने भाई बहन से सीखने को मिलता है। तो जो बच्चे का समाजीकरण होता है वो सबसे पहले परिवार से होता है। तो जो परिवार होता है वो उसका प्राथमिक कारण होता है, परंतु उसके बाद जब वो बच्चा 5 साल का या स्कूल जाने लायक हो जाता है तो उसके बाद वो विद्यालय में जाता है, तो वो विद्यालय से सीखता है। तो जो विद्यालय होता है वो द्वितीय कारक होता है और जो परिवार होता है वो प्राथमिक कारक होता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, विद्यालय प्राथमिक कारक नहीं होगा, समकक्षी भी प्राथमिक कारक नहीं होंगे, परिवार प्रथम कारक होता है। और परिवार और जनसामान्य दोनों समाजीकरण के द्वितीय कारक है, नहीं, परिवार प्रथम कारक होता है। तो ये भी ऑप्शन गलत होगा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, बहुबुद्धि सिद्धांत जोड़ देता है कि पहला, बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है। दूसरा है एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। तीसरा है बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती हैं। या चौथा, बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती। देखिए जो बच्चे होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, हर किसी में जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं, हर कोई अपने समाज के अकॉर्डिंग, संस्कृति के अकॉर्डिंग सीखता है। तो यहाँ व्यक्तिगत भिन्नताएं नहीं होती, ऐसा नहीं होता। कुछ बच्चे होशियार होते हैं और कुछ बच्चे कम होशियार होते हैं। तो यहाँ पे ये जो चौथा ऑप्शन है आपका बिल्कुल गलत होगा। और बुद्धि जो बुद्धि बहुबुद्धि है उसे मापा नहीं जा सकता, तो इसलिए ये भी होगा। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया। उन्होंने बताया कि जो बुद्धि होती है वो लगभग 9 प्रकार की होती है। तो हार्वर्ड गार्डनर ने प्रमुख 9 बताया, उसके अलावा भी बुद्धि होती है। तो यहाँ पे जो दूसरा पहला ऑप्शन है वो भी गलत होगा। और एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करके, नहीं, ऐसा नहीं होता। बच्चा एक किसी कार्य में अगर अच्छा है तो वो दूसरे कार्य में आपका धीमा भी हो सकता है। तो ये भी आपका बिल्कुल गलत ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती हैं, अलग अलग प्रकार से बुद्धि होती है। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के चरण को दर्शाता है। लॉरेंस कोलबर्ग जो अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने बच्चों में नैतिक विकास कैसे होता है, किन किन चरणों से गुजरता है, उन्होंने पूरा अपना मॉडल दिया, अपना पूरा सिद्धांत दिया। तो लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिक विकास के प्रमुख 3 आपके स्टेप बताए थे। पहला था प्रथा पूर्व, दूसरा प्रथागत, फिर है तीसरा था उत्तर प्रथागत। तो और इसमें जो चौथा ऑप्शन है अमूर्त संक्रामक अवस्था, ये जीन प्याजे से रिलेटेड है। तो ये आपका तो ये गलत होगा। तो किसी कार्य को केवल इसलिए करना कि उसे दूसरे स्वीकृति देते हैं, तो ये जो आपकी जो अवस्था होती है वो प्रथागत होती है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। प्रथागत में केवल जो बच्चे कार्य करते हैं वो इस आधार पर करते हैं कि उस कार्य को करने से उन्हें आपका लाभ होगा या हानि होगी, यानी सजा मिलेगा या इनाम होगी। तो ये प्रथागत अवस्था में आता है। जो तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, लैब वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत परिचय अधिगम प्रक्रिया में के महत्व पर जोर देता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, लैब वाइगोत्स्की जो रूसी मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने जो सिद्धांत दिया वो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया। उनका मानना था जो बच्चा सीखता है, जिस संस्कृति में रहता है उसी के जो नियम होते हैं वो सीखता है, जिस समाज में रहता है उस समाज के ही नियम सीखता है। तो यहाँ अभिप्रेरणा, संतुलितकरण, गुणारोपण भी नहीं होगा। केवल जो पहला ऑप्शन है सांस्कृतिक उपकरणों से बिल्कुल सही आंसर होगा। लेव वाइगोत्स्की मानते हैं कि जो बच्चे का विकास होता है वो सांस्कृतिक उपकरणों
से होता है, सामाजिक उपकरणों से होता है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचना को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। अगर जब भी कभी शिक्षा मनोविज्ञान की बात होगी, जीन पियाजे सबसे ऊपर रखे जाएंगे, जिन्होंने सबसे पहले सबसे अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया कि जो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास यानी जो मानसिक विकास होता है वो किस प्रकार होता है। तो यहाँ पर उन्होंने जो मानसिक संरचनाओं के लिए एक प्रमुख शब्द दिया जिसे स्कीमा या मनोबंध कहा जाता है, तो यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही होगा। तीसरा ऑप्शन विकास का समीप क्षेत्र का सिद्धांत आपका लेव वाइगोत्स्की से है, तो ये गलत होगा। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत जो था वो थार्नडाइक ने दिया था, तो ये भी यहाँ पे गलत होगा। मानसिक मनोवैज्ञानिक उपकरण भी नहीं होगा, तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रामक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में प्रमुख 4 चरण दिए, जो पहला था संवेदी गामक अवस्था, दूसरा पूर्व संक्रामक अवस्था, तीसरा मूर्त संक्रामक अवस्था और चौथा आपका जो चौथा था अमूर्त संक्रामक अवस्था। तो इसमें जो बात की गई है वो दूसरी अवस्था की गई है। जो दूसरी अवस्था होती है पूर्व, जो पहली अवस्था होती है संवेदी गामक अवस्था जो 0 से 2 वर्ष के लिए होती है, दूसरी अवस्था होती है वो 2 से 7 वर्ष के लिए होती है, तीसरी अवस्था में होती है 7 से 11 वर्ष के लिए मूर्त संक्रामक अवस्था और चौथी है अमूर्त संक्रामक अवस्था 12 से प्लस के लिए। तो दूसरे के लिए बात की गई है। तो जीन पियाजे ने बताया कि दूसरी अवस्था में जो बच्चों में है सोच का विकेंद्रीकरण होने लगता है, तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अमूर्त सोच का विकास चौथी अवस्था में होता है, यानी अमूर्त संग्राम अवस्था में होता है, ये नहीं होगा। निगमात्मक सोच भी होती है आपकी अमूर्त संग्राम अवस्था में, तो ये भी नहीं होगा। और संरक्षण पदार्थों का क्रमबद्ध करने की क्षमता भी नहीं होगा, तो यहाँ तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा 9 का। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। दूसरा, विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है। तीसरा, विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है। या चौथा, विकास बहुआयामी होता है। जो बच्चे में विकास होता है वो बच्चे के आपके जन्म से लेके मृत्यु तक चलता रहता है। जन्म से भी नहीं, जब बच्चे का विकास जो स्टार्टिंग होती है उससे ही होने लगता है। तो बच्चे का घर में भी विकास होता है, जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद भी विकास होता है, और जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती जब तक विकास होने लगता है। और जैसे ही मैं बता चुका हूँ, लेव वाइगोत्स्की ने माना कि जो बच्चे का विकास होता है वो सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से होता है। बच्चा जिस समाज में जिस संस्कृति में जन्म लेता है उसके अकॉर्डिंग ही विकास होता है। तो देखो, ये विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है नहीं। बच्चा जिस संस्कृति में रहेगा उसमें ऐसा ही विकास होगा। अगर संस्कृति अच्छी होगी तो अच्छा विकास होगा, संस्कृति बेकार होगी तो बेकार आपका विकास होगा। तो ये गलत है। केवल विद्यालय में नहीं, बच्चे का जो विकास होता है वो जन्म से पूर्व ही स्टार्ट हो जाता है और मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है, तो ये भी बिल्कुल गलत होगा। केवल बाल्यावस्था में भी नहीं होगा। तो विकास होता है वो बहुआयामी होता है, जन्म से पूर्व स्टार्ट हो जाता है और मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है, जिसमें आपका संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास, संवेगात्मक विकास, शारीरिक विकास सारे आते हैं, तो बहुआयामी होता है। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। जो बच्चा होता है पहले जन्म लेता है, उसमें जो सबसे पहला विकास होता है वो 6 महीने के अंदर जो संवेगात्मक रूप से उसका विकास हो जाता है। यानी जो बच्चा जब जन्म लेता है उसके बाद 2 वर्ष तक उसमें पूरे संवेगों का विकास हो जाता है। उसके बाद आता है मूर्त विकास और फिर आता है अमूर्त। यानी मूर्त में जो आता है, मान लीजिए कोई पंखा है, वो पंखा चल रहा है तो ये है मूर्त है। और उसके बाद पंखा कैसे चल रहा है उसके अंदर की, यानी किसी चीज को देखा नहीं है उसके बारे में भी सोचना अमूर्त में होता है। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। पहले संवेगात्मक विकास होगा, फिर मूर्त होगा, फिर अमूर्त होगा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, बाकी ऑप्शन जो है वो गलत होंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। देखिए, प्रगतिशील शिक्षा जो जॉन डीवी ने गई बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके सीटेट में इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2-3 क्वेश्चन तक मिल जाते हैं। तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिल्कुल आसान चैप्टर है, तो इसे आप ध्यान रखें। तो पहला, प्रगतिशील शिक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार
देखा जाना चाहिए। पहला है अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, दूसरा अध्यापक के पक्ष पर असफलता, तीसरा योग्यता आधारित आधारित समूह बनाने का मापदंड, या चौथा अध्यापन अधिगम क्रिया की परियोजना बनाने के लिए महत्वपूर्ण। देखो, हर किसी बच्चे में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, हर बच्चा अलग अलग होता है, हर बच्चा अलग रूप से सोचता है, अलग रूप से देखता है। तो यहाँ पे हर किसी बच्चे में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, और प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य यही है कि जो बच्चे में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, उन व्यक्तिगत विभिन्नताओं को कैसे सोल्व किया जा सकता है। यानी जो बच्चा है वो अलग अलग रूप से सोचता है, तो उसका विकास भी अलग अलग रूप में होना चाहिए। तो बाधा तो नहीं होंगी, क्योंकि जो शिक्षा का उद्देश्य यही है प्रगतिशील कक्षा का, कि बाधा तो नहीं होंगी। असफलता अध्यापक के पक्ष में असफलता नहीं, ये भी नहीं होगा। योग्यता आधारित समूह बनाना निगेटिव में होगा, तो ये भी गलत होगा। तो जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं उनका कॉन्सेप्ट ही यह है, जो प्रगतिशील कक्षा का व्यक्तिगत विभिन्नताएं होंगी उनके अकॉर्डिंग परियोजना बनाई जाए। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर होना चाहिए। पहला है प्रदर्शन अमुखी लक्ष्यों पर, दूसरा है अविभेदी समरूपों निर्देशों पर, तीसरा सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अगला पर, और चौथा है हर बच्चे के समर्थ को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना। समावेशी शिक्षा आज की डिमांड है। समावेशी शिक्षा में आपके जो पिछड़े हुए बच्चे हैं, जो आपके सांस्कृतिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, आपके शारीरिक रूप से हो, उन्हें सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में, यानी जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके साथ शिक्षा देना समावेशी शिक्षा कहलाता है। तो जो समावेशी शिक्षा का उद्देश्य यही है कि जो बच्चे को, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने चाहिए। बच्चा अगर कोई आर्थिक रूप से पिछड़ा है तो उसे भी आप हेल्प करके उसे नॉर्मल बच्चों की तरह ट्रीट करें, नॉर्मल बच्चों की तरह उसे बिहेव करें, और नॉर्मल बच्चों के साथ उसे आप लाने का प्रयास करें। तो जो समावेशी शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, यहाँ पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। केवल प्रदर्शन पर, लक्ष्यों पर नहीं होना चाहिए, समरूपी निर्देशों पर भी नहीं होना चाहिए। अगर समरूपी निर्देश देंगे, एक बच्चा जो जल्दी सीख जाता है, एक दूसरा है जो पिछड़ा हुआ वो नहीं सीखेगा, तो उसका जो विकास है वो हो नहीं पाएगा। तो समरूपों का नहीं होना चाहिए, और सामाजिक पहचान के रूप में अलगाव नहीं होना चाहिए। जो बच्चों में है बिल्कुल समानता का जो भाव है होना चाहिए, और हर किसी बच्चे को लगना चाहिए कि वो शिक्षा पद्धति में इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। दिव्यांगन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? पहला मंदिर छात्र, दूसरा विकलांग छात्र, तीसरा छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, या चौथा छात्र जिसका अशक्त शरीर है। जो दिव्यांगन अधिकार अधिनियम 2016 में आया, उसमें जो दिव्यांगन के लिए प्रयुक्त जो शब्दावली का प्रयोग किया गया वो दिव्यांगन होता है जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? एक जो बच्चे हैं जो अधिगम कठिनाइयों से जूझ रहे हैं, उन्हें संबोधित कर रहे हैं आप, यानी पढ़ा रहे हैं, तो उन्हें के पढ़ाते वक्त आपको क्या नहीं करना चाहिए? पहला है दिव्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल, ये तो करना चाहिए क्योंकि वो कठिनाई से जुड़ रहे हैं, तो ये तो आपका पॉजिटिव होगा, तो ये तो आपका ये करना चाहिए। संज्ञानात्मक शिक्षण साथियों उपकरणों का इस्तेमाल, ये भी बिल्कुल आपको करना चाहिए, वो हेल्प करेगा। जो जो बच्चे ऑलरेडी अधिगम कठिनाई से जुड़ रहे हैं उसमें हेल्प करेंगे। तीसरा व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, हाँ बिल्कुल, प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य यही है, तो ये तो करना चाहिए। शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जटिल नहीं रहनी चाहिए। पहले ही वो अधिगम कठिनाइयों से जूझ रहे हैं और आप जटिल आकलन की प्रक्रिया का उपयोग करेंगे तो ये गलत होगा, निगेटिव होगा। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल निगेटिव पूछा था, निगेटिव ही है चौथा नंबर क्वेश्चन ऑप्शन, तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16। सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्ष्य क्या है? पहला है कम परिज्ञानता यानी बोधगम्यता, अपसारी चिंतन, अति सक्रियता या असतर्कता। तो यहाँ पे सृजनात्मकता का प्रमुख पहचान क्या है? सृजनात्मकता एक बच्चे के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। सृजनात्मक बालक वह बालक माने जाते हैं जो कुछ नया करने का सोचते हैं, कुछ नया करने का प्रयास करते हैं, नए नए आपके तरीके खोजते हैं किसी समस्या को आसानी से सॉल्व करने के लिए। तो वही जो उसमें जो चिंतन होता है वो अपसारी चिंतन होता है। अपसारी चिंतन के बेस पे ही जो आपके बड़े-बड़े आपके साइंटिस्ट हैं जो आपकी समस्या को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो सृजनात्मकता का प्रमुख लक्ष्य होता है अपसारी चिंतन। अति सक्रियता आपकी खराब होती है जब बच्चा
किसी एग्जाम हॉल में अगर बैठा है, अगर उसमें अति सक्रियता होगी तो जो आता हुआ उसे क्वेश्चन है वो भी भूल जाएगा। तो यहाँ पे बिल्कुल गलत होगा अति सक्रियता। अति सक्रियता असक्ता भी गलत होगा। कम, अगर कम ज्ञान है तो ये भी गलत होगा। तो सर्वनिम्नता का बिल्कुल जो प्रमुख लक्षण है अपसारी चिंतन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विविध पृष्ठभूमि के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। एक विविध पृष्ठभूमि से, भारत जो आपका भारत है वहाँ पे अलग अलग पृष्ठभूमि के आपके अधिगमकर्ता यानी स्टूडेंट रहते हैं। किसी भी आप एक इंडिया की क्लास में अगर किसी भी कक्षा में चले जाओगे, हाँ वहाँ को आपको अलग अलग संस्कृति, अलग अलग पृष्ठभूमि से आपको बच्चे मिलेंगे। एक ही कक्षा में आपको जो अलग अलग पृष्ठभूमि है, अलग अलग संस्कृति है, जैसे अलग अलग धर्म है, उससे मिल जाएंगे। तो उसे अलग अलग अधिगम्यता को संबोधित करने के लिए क्या चाहिए, विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। टालना निगेटिव होता तो यह गलत होगा। फिर मानवीकृत आंकड़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं ये भी गलत होगा, क्योंकि केवल आप मानवीकृत आंकड़ों का इस्तेमाल करेंगे तो ये गलत होगा। चौथा, ऐसे कदमों का इस्तेमाल करें जो नकारात्मक रूढ़िवादिताओं को मजबूत करें। नकारात्मक रूढ़िवादिताओं को मजबूर करना निगेटिव होगा, तो ये भी गलत होगा। तो विविध विन्यासों के उदाहरण लेने चाहिए, अलग अलग पृष्ठभूमि के उदाहरण लेने चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि जो अलग अलग पृष्ठभूमि है उसी के उदाहरण अगर आप एग्जाम्पल लोगे तो बच्चे को आसानी से समझ में आएंगे, उनसे रिलेटिव होके बहुत अच्छे से उसका अधिगम हो पाएगा। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। पहला है लगातार अभ्यास और कार्य कार्यान्वयन पर जोर देकर। दूसरा, समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। तीसरा, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। या चौथा है विद्यार्थियों में डर की भावना को पैदा करके। विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करना निगेटिव होगा, तो ये आपका गलत ऑप्शन होगा। अटल प्रक्रिया पर केवल सबके लिए एक ही प्रक्रिया का आप उपयोग करेंगे तो ये भी गलत होगा। और लगातार अभ्यास और कन्वेयर करना भी, आपका लगातार अभ्यास से बच्चा ऊब जाएगा, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत होगा। तो समस्या समाधान के लिए समरूप, मतलब जो पहले कोई समस्या को सोल्व किया गया है, किस प्रकार से किया गया है, उसी रूपों का इस्तेमाल को बढ़ावा देंगे तो समस्या को सुसाध्य किया जा सकता है। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। कोई भी अधिगम यानी बच्चा सीखता कब है, जब उसे अभिप्रेरणा हो यानी सेल्फ मोटिवेशन हो। जो बच्चे में सेल्फ मोटिवेशन, जिस बच्चे में जितना अधिक सेल्फ मोटिवेशन होगा वो उतना अधिक सीखेगा, यानी उसमें इतना अधिक अधिगम होगा। तो वो किस प्रकार कायम रखा जा सका। बच्चों को दंड देकर निगेटिव यानी मोटिवेशन को तो आप खराब कर दोगे, ये भी आपका गलत होगा। केवल याद करने पर, चौथे ऑप्शन में, ये भी आपका गलत ऑप्शन होगा। याद करने के केवल आप करेंगे रट्टा, बच्चे को नहीं मरवाना है, तो ये भी आपका गलत होगा। बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप कराएंगे तो बच्चा भी बोर होने लगेगा। तो प्रवृत्ता अभिमुख लक्ष्यों पर जोर देकर अगर उसे बताते रहेंगे कि आपको ये लक्ष्य हैं आपके और आप इन्हें आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, अगर आप अधिगम करेंगे तो बच्चे का जो अभिप्रेरणा है, मोटिवेशन है, उसे कायम रखा जा सकता है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। बच्चे में कोई भी उपलब्धि यानी प्रवीणता कब आती है, जब बच्चे में उसे पाने की इच्छा हो। इच्छा यानी मोटिवेशन हो, मोटिवेशन होगा तो वो अधिगम करेगा, अधिगम यानी सीखेगा, सीखेगा तो उसमें प्रवीणता आएगी। तो उस पर जो प्रवीणता के लक्ष्यों पर जोर देकर यहाँ पे बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, शर्मिंदगी डैश का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है। दूसरा, का संज्ञान का नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। चौथा, तीसरा, बच्चों को अधिगम हेतु अभिवृद्ध करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। या चौथा, के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करेंगे। जो शर्मिंदगी शर्मिंदगी है, बच्चों को अगर करेंगे तो बारंबार पैदा करेंगे तो बच्चा कुछ भी आपका डिमोरलाइज हो जाएगा, यानी उसमें जो अभिप्रेरणा है वो कम हो जाएगी, तो ये गलत होगा। और करने के लिए प्रभावशाली है, नहीं। अभी आप शर्मिंदगी बच्चों को नहीं करानी चाहिए। बच्चे को निगेटिव थिंकिंग होती है, तो ये भी गलत होगा। शर्मिंदगी का कोई संबंध नहीं है, नहीं संबंध होता है। अगर आप बच्चे में कोई शर्मिंदगी है, अगर उसे शर्मिंदगी का एहसास कराते हैं तो वह संज्ञान पर निगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। पहला, विषय वस्तु को यथावत याद करना। दूसरा है संकल्पनाओं के बीच संबंध योजना। तीसरा है बिना विशेषण के अवलोकन करना। और चौथा है अनुकरण नकल यानी दोहराना। तो जो आपका
देखो, किसी को याद करना, अधिगम को, विषय वस्तु को याद करना निगेटिव में आएगा। आप कितना रट्टा मार सकते हैं। बच्चों को कभी भी रट्टा मारने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, और अनुकरण केवल नकल करने के लिए भी नहीं करना चाहिए, और बिना विश्लेषण के अवलोकन करना भी आपका निगेटिव में आएगा। अवलोकन करना चाहिए परंतु विश्लेषण के साथ करना चाहिए। तो संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजने के लिए आप प्रभावशाली माध्यम होगा। आप उन्हें बताएंगे अलग अलग जो संकल्पनाएं हैं उसमें क्या संबंध हो सकता है, किस प्रकार रिलेट है, तो जो आपका माध्यम होगा वो प्रभावशाली होगा। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। एक अध्यापिका को दिए गए किसी क्रियाकलाप में छात्रों को विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि जो कोई भी क्रियाकलाप होता है, जो उस क्रियाकलाप में जो बच्चे हैं विभिन्न त्रुटियां करते हैं, उनका विश्लेषण अध्यापिका को क्यों करना चाहिए। पहला, इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है। दूसरा, त्रुटियों को समझ अधिगम अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। तीसरा, इसके आधार पर वह ज्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है। और चौथा है, केवल अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर होना चाहिए। तो देखो, दंड की मात्रा निर्धारित करना निगेटिव में आएगा। हमेशा कभी भी बच्चों को दंड देने से बचना चाहिए, उन्हें दंड नहीं देना चाहिए। और दूसरों को अलग करना भी आपका निगेटिविटी में आता है, तो ये भी आपका गलत होगा। और केवल त्रुटियों के शोधन पर नहीं होना चाहिए, आपको सीखना चाहिए, उनका विश्लेषण करना चाहिए कि बच्चे त्रुटियां क्यों कर रहे हैं, और जो त्रुटियां हैं वो क्यों हो रही हैं। क्या अध्यापक जो आपका अध्यापन है, जो आप पढ़ा रहे हो बच्चों को, वो क्या रियल में समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। क्या ऐसा तो नहीं है कि आप अच्छे से बच्चों को डिलीवर नहीं कर पा रहे हो, आप उन्हें समझा पा नहीं पा रहे हो, या बच्चों को आप सही से पढ़ा नहीं पा रहे हो। तो ये भी आपके कारण हो सकते हैं। तो त्रुटियां की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण होती है, महत्वपूर्ण होती है। बच्चा गलतियों से ही सीखता है, और गलतियों का विश्लेषण करना चाहिए। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब, बच्चों को सीखने में कठिनाई कब होती है। पहला है, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। दूसरा, वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो। तीसरा है, अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो। चौथा है, विषय वस्तु को बहरूप में प्रस्तुत किया गया हो। देखो, अधिगम अगर सामाजिक होगा, उस जिस समाज से बच्चा आता है उसके अकॉर्डिंग होता है, तो बच्चा तो बहुत जल्दी सीखेगा, तो ये कठिनाई नहीं होगी। तो ये आपका ऑप्शन तो गलत हो गया। वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होगा तो बच्चे को सीखने में कठिनाई नहीं होगी, वो तो आसानी से सीख जाएगा। तो ये भी आपका गलत होगा। विषय वस्तु को बहरूपों में प्रस्तुत करना, ये भी बिल्कुल बहरूपों में प्रस्तुत करना चाहिए, अलग अलग रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। ये तो बच्चों के सीखने में हेल्प करेगा। अगर किसी एक ही विषय वस्तु को आप अलग अलग संदर्भों में सचाएंगे, बताएंगे उसे, तो वो आसानी से सीख जाएगा। परंतु अगर आप एक ही सूचना को अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत करेंगे, तो ये उसे बच्चे को सीखने में कठिनाई होगी। तो यही पूछा था, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है, यानी बच्चा सबसे अधिक किस रूप से सीखता है। पहला है उच्च उत्तेजना उच्च भय। दूसरा निम्न उत्तेजना निम्न भय उच्च भय। फिर है तीसरा संतुलित योजना या कोई भय नहीं। या चौथा कोई उत्तेजना नहीं कोई भय नहीं। देखो, उच्च भय होना निगेटिव में आता है, तो ये दोनों आपके ऑप्शन बिल्कुल गलत होंगे। और कोई उत्तेजना नहीं होगी, ये भी गलत है। अगर बच्चे में उत्तेजना नहीं है तो वो सीखेगा ही नहीं, उसके वो न्यूट्रल पड़ा रहेगा। परंतु बच्चे में संतुलित आपकी उत्तेजना होगी और कोई भय नहीं होगा, तो यही है अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में जो अधिगम का संरचनात्मक विचार क्या सुझाव देता है, इसमें बच्चे की कोई भूमिका नहीं होती। नहीं, बच्चा तो इम्पोर्टेंट है, बच्चा ही सबसे सर्वोसर्वा है। जब से शिक्षा में शिक्षा मनोविज्ञान का जन्म हुआ है, तब से बच्चे को सर्वोपरि माना जाता है। बच्चा कभी भी गलत नहीं हो सकता, जब भी होगा। अगर बच्चा फेल भी होता है तो उसमें बच्चे की गलती नहीं होती, उसमें अध्यापक की गलती मानी जाती है कि अध्यापक बच्चे को सही से नहीं पढ़ा पाया। और बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं, नहीं, ऐसा भी नहीं होगा कि पूर्ण रूप से बच्चों से आपके जो बच्चे हैं वो वयस्कों पर निर्भर रहेंगे, तो ये भी आपका गलत ऑप्शन होगा। तीसरा है, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं।
और चौथा है बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते नहीं, पाठ्य पुस्तकों पर केवल पूर्ण रूप से निर्भर नहीं रहते और यहाँ पे बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। हाँ बिल्कुल, जो आपके अधिगम की संरचनात्मक विचार यही सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना तभी होती है, बच्चे में ज्ञान तभी होता है और बच्चे का अधिगम अच्छे से तभी होता है जब वो सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? यानी अधिगम कब होगा, सबसे धारणा उपयुक्त कभी है? योग्यता सुधार्य है, दूसरा योग्यता अटल है, तीसरा प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, यह असफलता अनियंत्रित होती है। तो कौन सा यहाँ पे सही होगा? 26 का। असफलता अनियंत्रित होती नहीं, आप असफलता को नियंत्रित कर सकते हैं। आप लगातार आपकी असफलता हो रही है, क्यों हो रही है, अगर उसे जानेंगे तो आप उसे नियंत्रित कर पाएंगे यानी सफल हो पाएंगे। तो ये आपका गलत है। प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं ऐसा नहीं है, जितना आप अधिक प्रयास करेंगे आपका जो अधिगम होगा उतना ही अच्छा होगा। योग्यता अटल है, नहीं अटल नहीं है, योग्यता भी आपकी परिवर्तित हो सकती है। आप जितना अधिगम करेंगे आपकी उतनी ही योग्यता बढ़ती जाएगी, अगर आप अधिगम नहीं करेंगे तो योग्यता आपकी नहीं बढ़ेगी, तो अटल नहीं होती है। योग्यता सुधार्य है, सुधार्य है बिल्कुल, हाँ योग्यता को सुधारा जा सकता है कि आप जितना अधिगम करेंगे आपकी योग्यता इतनी ही बढ़ती जाएगी। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक होती है? पहला प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं, दूसरा पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, तीसरा है बारंबार परीक्षाएं और चौथा है अन्वेषण और संवाद। तो बच्चे में जो संकल्पनात्मक समझ में होती है वो किस प्रकार बढ़ती है? देखो बारंबार परीक्षाएं करेंगे तो नहीं, ये निगेटिव होगा। और पाठ्य पुस्तक केंद्रित केवल शिक्षा शास्त्र होगा तब भी उसमें जो संकल्पनात्मक समझ है बढ़ोतरी उसमें कम होगी। और प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं करेंगे केवल आप ये करेंगे तो ये आप बच्चे को जब अन्वेषण यानी संवाद करने का मौका देंगे तो बच्चे में संकल्पनात्मक जो समझ होगी वो बढ़ेगी। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह की व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है? लेव वाइगोत्स्की ने माना कि जो बच्चे में भाषा का विकास होता है वो समाज से होता है और बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो अपने आप से बात करता है। फिर उसके बाद जब वो बच्चा आपका अमूर्त संक्रामक अवस्था यानी आपकी जो 13 साल से प्लस का होने लगता है तो उसकी जो वार्ता होती है वो आपके मन में होने लगती है। पहले उससे पहले बच्चा स्वयं से बात करता है कि मैं अच्छा दिख रहा हूँ, मैं कैसा दिख रहा हूँ। वो कभी कभी वो अपने आईने को देखकर अपने आप से बात करता है। तो जो इस प्रकार का जो चिंतन है वो सोच है। लेव वाइगोत्स्की उसे क्या मानते हैं? पहला है संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, नहीं हर बच्चा ऐसा करता है तो ये अपरिपक्वता नहीं होगी और मनोवैज्ञानिक विकार भी नहीं होगा। तो लेव वाइगोत्स्की मानते हैं ऐसा जब वो अपने आप से बात करता है तो वह अपने आप को स्वयं नियमन करता है, अपने आप को डायरेक्शन देता है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। परंतु अगर यहाँ पे लेव वाइगोत्स्की की जगह अगर जीन पियाजे होते तो आत्म केंद्रितता आती कि वो अपने आप को केंद्रित कर रहा है। परंतु यहाँ पे लेव वाइगोत्स्की है तो स्वयं नियमन आएगा। लेव वाइगोत्स्की ने बच्चे को भाषा और चिंतन के बीच में ये माना कि जो बच्चा अपने आप में बात करता है वो अपने आप को डायरेक्शन अपने आप को नियमन करने के लिए करता है। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। पहला विद्यार्थियों को नामांकित करना, दूसरा योग्यता आधारित समूह में विद्यार्थियों को विभाजित करना, तीसरा विद्यार्थियों की जरूरत एवं आवश्यकताओं की पहचान करना और चौथा है पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की परिचार आपकी पहचान करना। जो मूल्यांकन का आपकी पद्धतियों का जो लक्ष्य होता है वो हमेशा ये होता है कि बच्चे ने अधिगम को कहाँ तक प्राप्त कर लिया है, बच्चा किस सीमा तक आपने उसका ज्ञान प्राप्त हो गया है, कहाँ तक अभी अगर बच्चा किसी चीज में पिछड़ रहा है तो वो किस प्रकार पिछड़ रहा है, कहाँ तक उसका विकास हुआ है। तो विद्यार्थियों का नामांकन करना आपका निगेटिव में आएगा और उच्च केवल जो आपका जो मूल्यांकन होगा वो केवल उच्च प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पुरस्कार के लिए नहीं होगा और आपकी योग्यता आधारित समूह में विभाजन करना भी आपका निगेटिव होगा। तो ये गलत होगा। जो मूल्यांकन पद्धतियों का जो लक्ष्य होता है वो विद्यार्थी की जरूरत और आवश्यकताओं की पहचान करना होता है कि जो बच्चा है वो आपकी किस स्टेज तक सीख गया है, अगर नहीं सीखा है तो उसकी जरूरतें क्या हैं, उसकी क्या आवश्यकताएं हैं, उन्हें कैसे और
अच्छे से उनका अधिगम किया जा सकता है, तो यही उसके शिक्षण जो मूल्यांकन पद्धतियां होती हैं उनका उद्देश्य होता है। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है। जो बच्चे में जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं उन्हें प्रतिरूपित किया कैसे जा सकता है, इन्हें जो बच्ची के जो बच्चों में जो विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं वो क्यों होती हैं। पहला, केवल जो अनुवांशिकता के आधार पर होती हैं। दूसरा, केवल पर्यावरण पर। तीसरा है ना अनुवांशिकता ना पर्यावरण पर। और चौथा है अनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिक क्रिया पर कर सकते हैं। प्रतिरूपित कहाँ करेंगे। तो जो बच्चे का जो विकास होता है उसका जो प्रमुख कारण होता है वो समाज यानी पर्यावरण और अनुवांशिकता होती है। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो, केवल अनुवांशिकता नहीं होगा, केवल पर्यावरण नहीं होगा, और ना ही अनुवांशिकता और ना ही पर्यावरण, ये भी आपका गलत ऑप्शन होगा, क्योंकि जो बच्चे का विकास का जो मेन रीजन होता है वही होता है अनुवांशिकता और पर्यावरण। तो जो बच्चे का विकास होता है वो दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, अनुवांशिकता और पर्यावरण की। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ज्ञान मंत्र चैनल पर आपको सीटेट से रिलेटिव संपूर्ण कोर्स प्रोवाइड करा दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में सारी के सारी वीडियो देख सकते हैं। आपको हर जो आपके विषय हैं उनसे रिलेटिव आपको वीडियो ज्ञान मंत्र चैनल पर मिल जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।